दूर किसी गांव में सुषमा नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी अनिका बहुत समझदार थी, जबकि छोटी बेटी अनन्या हमेशा अपनी खूबसूरती बढ़ाने में मगन रहती थी। सब गांव वाले अनिका की समझदारी की बहुत तारीफ करते थे। अरे सुषमा बहन, जो भी कहो, तुम्हारी बड़ी बेटी तो बहुत समझदार है, लेकिन अनन्या उससे बहुत जलती है। सुषमा का पति दूसरे शहर में काम करने के लिए जाता और शाम को घर वापस आ जाता। अरे आ गए आप, अब हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लें, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से खाना लगा दो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन सुषमा का पति जब काम से घर वापस आ रहा था, तभी एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। सुषमा के पति की मौत के बाद उनके घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। अब तो घर का सारा सामान भी खत्म हो जाता है। आखिर उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है। अब वो लोग एक पुराने छोटे से घर में चले जाते हैं। अपने घर के हालात को देखते हुए सुषमा फैसला करती है, क्यों ना मैं लोगों के घर जाकर काम किया करूं, कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। अनिका और अनन्या ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आखिर सुषमा दूसरों के घर काम करने जाने लगती है। वो सारा दिन काम करती रहती थी। अनिका अपनी माँ की बहुत मदद करती थी और उसका बहुत साथ देती थी, लेकिन अनन्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। वो बस अपने फैशन और अच्छे अच्छे कपड़ों के लालच में ही रहती थी। वो बहुत फजूल खर्ची करती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे कभी कभार डांट देती थी। अरे अनन्या बेटा, तुम भी कभी कुछ काम कर लिया करो। तुम तो सारा दिन अपने मेकअप और कपड़ों में ही मसरूफ रहती हो। अपनी बड़ी बहन से ही कुछ सीख लो। अनन्या को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, प्लीज माँ, अब बस कर दे। मैं तंग आ गई हूँ इन रोज रोज की बातों से। कभी ये मत करो, वो मत करो, ये पहनो, वो ना पहनो, अब बस कर दे। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। सुषमा को उन सब बातों से बहुत दुख होता है और वो अनन्या की इस रवैये की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, पता नहीं क्या होगा अनन्या का, कहीं उसका ये लालच उसे किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। बहुत ज्यादा काम करने की वजह से सुषमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज आप काम पर मत जाएं। लेकिन सुषमा उसकी बात नहीं मानती और काम पर चली जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ सुषमा की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो उसे ढंग से चला भी नहीं जाता। अनन्या और अनिका सुषमा को बीमार देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी वो वेद को बुलाती हैं। वेद उसका इलाज करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। वो बहुत परेशान हो जाता है। वेद को परेशान देखकर वो दोनों वैद से पूछती हैं, क्या हुआ वेद जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? तभी वेद उनसे कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने सारे तरीके आजमा कर देख लिए, लेकिन इन पर किसी भी जड़ी बूटी का कोई असर नहीं हो रहा। अब मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अनिका और अनन्या वैद को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन इतना कहने के बाद वैद वहां से चला जाता है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी सुषमा उनसे कहती है, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हाँ माँ, बोलिए, हम सुन रहे हैं।
मेरी माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। जादूगरनी होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़ी वैद्य भी थी। उन्होंने आसमान में एक जादुई लहंगे का घर बनाया है। उसमें हर किस्म की दवा मौजूद है। पर उसी के सामने एक चुड़ैल ने भी अपना घर बनाया है जो लोगों को बहकाती है। तभी अनीका सुषमा से कहती है, आप परेशान ना हो माँ, मैं वहाँ जाकर आपके लिए दवा जरूर ले आऊंगी। तभी अनन्या के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सोचती है, क्यों ना मैं जाकर वो दवा ले आऊं। इससे मैं माँ की नजरों में अच्छी बन जाऊंगी और हर तरफ मेरी ही तारीफें होंगी। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं जाकर वो दवाई लाऊंगी। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, नहीं बेटा तुम रहने दो, तुम मत जाओ। तभी अनन्या अपनी माँ से कहती है, आप मेरी फिक्र मत करें माँ, मैं जल्द ही वो दवा लेकर वापस आऊंगी। सुषमा मान जाती है और उसे एक जादुई अंगूठी देती है। उसमें से एक दरवाजा खुलता है। वो उस जादुई दरवाजे में दाखिल होती है और कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो उन जादूगरों तक पहुंच जाती है। वहाँ पर एक सोने का और एक चांदी का घर होता है। तभी चांदी का घर उससे कहता है, सुनो लड़की, तुम मेरे इस जादुई घर में आ जाओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे इस जादुई घर में आ जाओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी जिनसे तुम अपनी माँ का इलाज कर सकती हो। अनन्या के दिल में लालच आ जाता है। वो उस चांदी के जादुई घर में चली जाती है। जब वो उस चांदी के घर में जाती है तो वहाँ सोना चांदी की बजाय एक चुड़ैल मौजूद होती है। वो अनन्या को कैद कर लेती है। जब काफी देर तक वो घर वापस नहीं आती तो उसकी माँ अनीका से कहती है, मुझे अनन्या की बहुत फिक्र हो रही है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आप फिक्र नहीं करें माँ, मैं अभी वहाँ जाती हूँ। अनन्या और आपकी दवा वापस लेकर ही आऊंगी। इतना कहकर अनीका उस जादुई दरवाजे में चली जाती है। जब अनीका उस जादुई घर तक पहुँचती है तो वो वही सब कुछ उससे कहते हैं जो उन्होंने अनन्या से कहा था। लेकिन अनीका बहुत समझदार थी। वो कहती है, मैं सोने के जादुई घर में जाना चाहती हूँ, उससे मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं लोगों के काम आ सकूंगी। फिर वो सोने के जादुई घर में चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जड़ी बूटियों के साथ साथ बहुत सारा सोना भी मौजूद होता है। वो बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं जादुई सोने का घर हूँ, अब से ये सब तुम्हारा है। जादुई घर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या तुम मेरी बहन को वापस ला सकते हो? वो जादुई घर उसे सारी बात बताता है और उसे एक जादुई जड़ी बूटी देता है। तुम उस जादुई घर में जाओ, जैसे ही ये जड़ी बूटी तुम चुड़ैल पर फेंकोगी तो वो कुछ वक्त के लिए सो जाएगी, तब तुम अपनी बहन को लेकर वापस आ जाना। अनीका बिल्कुल वैसा ही करती है। अनीका उस जादुई घर में जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ करे वो उस पर जादुई जड़ी बूटी फेंक देती है। वो चुड़ैल उसी वक्त सो जाती है। फिर वो दोनों घर वापस चली जाती हैं। अनन्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो अपनी माँ और अनीका से माफी मांगती है। उस जादुई घर की वजह से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं।